नमस्कार। इंटरव्यू की श्रृंखला में हम लोग देखते हैं कि बिहार से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यू में और उसका उत्तर कैसा हो। जैसे यहीं स्क्रीन पे आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा कि बिहार में प्रतिभा की बहुलता है, फिर भी बिहार गरीब है, क्यों? ऐसा क्यों है? आपको इसका आंसर देना है। क्या उसका एक आंसर हो सकता है? हम लोग देखेंगे, कुछ प्रश्नों को और देख लेते हैं कि महादलितों और अल्पसंख्यकों के लिए बिहार सरकार कौन-कौन सी योजनाएँ चला रही है। आपको बताना है कि कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही है। उसी तरीके से है कि बिहार के प्रमुख कवि, फ़िल्मी कलाकार, खिलाड़ी के बारे में बताइए। तो आपको एंशिएंट पीरियड से लेकर के अभी तक जो भी चाहे कवि हुए हों या कोई कलाकार हैं जो अभी मॉडर्न टाइम में काम कर रहे हैं या अलग-अलग जो महान हस्तियाँ हैं, खिलाड़ी हैं, उसके बारे में बताना है। यहाँ दिया हुआ है सारा उसके बारे में। बिहार के विकास में जातिवाद बाढ़ से कम बाधक नहीं है। क्या आप सहमत हैं? इसे दूर करने के उपाय बताइए। तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न होता है कि बिहार में रोजगार सृजन हेतु तत्कालिक रूप से क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए? जानते हैं कि रोजगार काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है और इस बार के चुनाव में भी जो है रोजगार को लेकर के काफ़ी बातें हुई हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे। इसमें से कुछ प्रश्न लेंगे, बहुत सारे प्रश्न इस पीडीएफ में हैं। इसमें से कुछ प्रश्न यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बाद बाकी ये पीडीएफ पेड बैच में बच्चों को तो अवेलेबल है ही। एक कॉमन डाउट आ रहा था बच्चों को कि सर हर जगह मॉक इंटरव्यू तो चल रहा है, लेकिन हम पढ़ें क्या? हमें मटेरियल कहाँ से मिले? हम कैसे जानें कि कौन सा प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है? हॉबी में कैसे प्रश्न आएँगे? हमारे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से कैसे प्रश्न आएँगे? बिहार स्पेशल से कैसे प्रश्न आएँगे? करंट अफेयर से कैसे प्रश्न आ सकते हैं? तो इन सभी चीज़ों को लेकर के थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है सर, मार्केट में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारे बच्चों का ऐसा क्वेरी आता है, तो हमने तो पहले ही अपने पेड बैच के बच्चों के लिए सॉल्व कर दिया था ये क्वेरी, क्योंकि हमें पता है कि मॉक इंटरव्यू तो हम लोग भी लेते ही हैं। लेकिन बच्चे को पता ही नहीं रहेगा तो सिर्फ मॉक इंटरव्यू देने से क्या होगा? नॉलेज भी तो चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 तरीके का बैच है इंटरव्यू में, एक प्रयास बैच, एक लक्ष्य बैच। प्रयास बैच में क्या है, लक्ष्य बैच में क्या है, 1 सेकंड में देख लेते हैं तुरंत जल्दी से कि वीडियो क्लासेस हैं इसमें। जो क्लासेस चल रही हैं और उसके जो वीडियो आते जा रहे हैं वो सारे इसमें वीडियो ऐड किए जा रहे हैं। स्टडी मटेरियल दोनों बैच में बराबर मिल रहा है, पीडीएफ दोनों बैच में बराबर मिल रहा है। मॉक इंटरव्यू इसमें 1 हो सकता है आपके रिक्वेस्ट पे, और यहाँ पे 3 मॉक इंटरव्यू तो अवेलेबल है ही है। अब लक्ष्य बैच में स्पेशल क्या है कि 1 टू 1 डिस्कशन यहाँ पे अवेलेबल है। आप लाइव क्लास में बैठते हैं, टीचर से डाउट पूछते हैं, पर्सनलाइज्ड आप डाउट पूछ सकते हैं। ये जो पर्सनलाइज्ड फैसिलिटी है ना, इसमें चूँकि टीचर लगते हैं हमारे, सारे ऑफिसर्स आते हैं हमारे, तो ये सारी पर्सनलाइज्ड फैसिलिटी इस लक्ष्य बैच में दी गई है, ताकि आप उनसे 1 टू 1 डिस्कशन कर सकें, पर्सनल फीडबैक दे सकें, उसके बाद लाइव क्लास में उनसे बात कर सकें, मॉक इंटरव्यू आपके ऑफिसर्स के द्वारा ली जाएँगी। ये सारी फैसिलिटी जो है लक्ष्य बैच में है। और प्रयास बैच में जो है कि वीडियो क्लासेस हो जाती हैं, उसकी वीडियो पूरा एक्सेस है, उसका स्टडी मटेरियल है और पीडीएफ का एक्सेस है। 3 एक्सेस इसमें है, बाद बाकी सारे एक्सेस लक्ष्य बैच में है। तो प्रयास बैच का फ़ी है 999 रुपये और इसका फ़ी है 1799 रुपये। तो जिन्हें भी जो बैच ज्वाइन करना है, यहाँ पे पेमेंट करने के लिए ये क्यूआर कोड दिया गया है। इस क्यूआर कोड पे आपको पेमेंट करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये नंबर है 9430840665, इस पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करना रहता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव पीडीएफ्स के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, न्यूज़पेपर ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे अवश्य आप लोग ज्वाइन करें जाकर। आइए देखते हैं, एक-एक करके कुछ प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं कि बिहार में प्रतिभा की बहुलता है, फिर भी बिहार गरीब है, क्यों? क्यों बिहार गरीब राज्य बना हुआ है? हाई टैलेंट पूल होने के बावजूद भी बिहार इस तरीके से गरीब राज्य बना हुआ है। इसके क्या कारण हैं? तो सर बताएँगे कि सर बिहार में प्रतिभा की बहुलता है, हाई टैलेंट पूल होने के बावजूद बिहार में गरीबी और पिछड़ापन बने रहने का एक गंभीर विरोधाभास है। ऑर्थोडॉक्स वाली बात है कि नहीं है कि जहाँ हाई टैलेंट पूल हो, वहीं पे गरीबी भी हो, तो क्यों हो? तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो सर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ अवसरों की कमी है। जो स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो संरचनात्मक बाधाएँ हैं, जैसे पुल, पुलिया, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ये सारी चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे। और जो राज्य में उद्योग धंधा पनपने के लिए, राज्य के विकास के लिए जो इकोसिस्टम होना चाहिए था सर, वो नहीं है। और यही कुछ कारण रहा है। इसके कारण जो है कि यहाँ से जो प्रतिभा का क्या हो रहा है कि वो पलायन हो रहा है। प्रतिभा के पलायन के क्या कारण हैं कि रोज़गार का अभाव है यहाँ पे। तो बिहार में जो बड़े मंझौले उद्योगों की कमी है, बड़े छोटे मंझौले किसी भी तरीके के बहुत अच्छे उद्योग नहीं है। तो जितने भी कुशल युवा हैं, जो स्किल्ड यूथ हैं, यहाँ से स्थानीय स्तर पर, जो लोकल स्तर पर रोज़गार नहीं मिल पाता है, उसके कारण क्या होता है कि उसके इंजीनियर्स, डॉक्टर, मैनेजमेंट के लोगों को, जो स्किलफुल वर्कर्स हैं, सभी लोगों को जो है कि करियर की संभावना तलाशने के लिए दिल्ली, मुंबई, बंगलोर जैसे अन्य देशों में, या अन्य देशों में जो है कि इनको पलायन करना पड़ जाता है।
तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि बिहार में की प्रतिभा ही बिहार से पलायन कर जाती है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, सामान्य सी बातें हैं। लेकिन इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में बोलेंगे कैसे, तो ये उसके पूरे एक एक स्टेप्स करके जो है कि यहाँ पे नोट्स में दिया गया है। ये पूरा है, उसको आप पढ़ लेंगे इसमें। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार की छवि अन्य राज्यों में इतनी खराब क्यों है। तो आप जानते हैं कि बिहार की छवि अन्य राज्यों में खराब होने के पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और मीडिया कवरेज से जुड़े कई एक कारण एक साथ हैं। तो आप इंटरव्यू में भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर यहाँ पे आपराधिक प्रवृत्ति का राजनीतिकरण रहा है, इसके लिए जो है कि बिहार की छवि अन्य राज्यों में खराब है। सिर्फ एक एंगल को नहीं लेना है, कई सारे डायमेंशंस को एक एक लाइन में शॉर्ट फॉर्म में आपको बोलना है। तो इतने शब्द आपके सामने दिए गए हैं, उसमें से 2-4 लाइन भी आप निकाल के अगर बोल जाते हैं इंटरव्यू में, तो उससे क्या होता है कि आपको अलग अलग डायमेंशंस बोलने के कारण मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो बताएंगे सर कि ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण कुछ इस तरीके से, आर्थिक और सामाजिक कारण इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख के हमने दे दिया है कि 1990 के दशक में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो है कि थोड़ा सा दिक्कत रहा है, पुअर गवर्नेंस रहा है, खराब कानून व्यवस्था के लिए जो है कि बिहार बदनाम भी रहा है। बड़े पैमाने पे अपहरण, रंगदारी, आपराधिक घटनाओं की खबरें राष्ट्रीय सुर्खियों में रही, जिससे कि बिहार राज्य के छवि को गहरा धक्का लगा। आप जानते हैं कि बिहार में लंबे समय तक जो है कि जाति आधारित हिंसक राजनीति होती रही है, जातीय संघर्ष चलते रहा है। बिहार में अक्सर एक पिछड़े और अगड़े वर्गों के बीच में जो है कि संघर्षरत राज्य के रूप में देखा गया है। इसके कारण भी इसकी छवि खराब हुई है। भ्रष्टाचार की धारणा रही, जो रेड टेपिज्म जिसको लाल फीताशाही कहते हैं, ये बिहार में रहा लगातार लंबे समय तक, और अभी भी जो है कि उसके असर तो देखे ही जा। तो इस तरीके से कहानियों ने क्या किया कि बिहार में औद्योगिक और निवेश के लिए राज्य की छवि को धूमिल कर दिया, और इस तरीके से कोई भी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बिहार में बहुत अच्छे तरीके से नहीं आ पाया इस धूमि छबील हो जाने के कारण। और जो चीनी मिल वगैरह चल भी रहे थे राज्य में, वो भी उद्योग धीरे धीरे जो है कि बंद हो गए या फिर चले गए। जैसे मोकामा में बाटा का उद्योग था, वो बंद हो गया। बैगन फैक्ट्री था रेलवे का, वो बंद हो गया। तो इस तरीके से डालमिया नगर में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, वो धीरे धीरे बंद हो गई। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक कारण भी रहे हैं कि गरीबी और पिछड़ापन जो है कि रहा है। गरीबी और शिक्षा और जो है कि निम्न जीवन स्तर के कारण इन चीज़ों को भी जोड़ के देखा जा सकता है सर। प्रतिभा का पलायन होते ही रहता है, उसके बारे में हम लोगों ने बताया ही। लेकिन मीडिया का भी सर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। क्या रोल है इसमें कि मीडिया और सांस्कृतिक जो प्रतिनिधित्व होता है, जो कल्चरल एम्बेसडर हैं हमारे, वो इतने स्ट्रांग नहीं है। नकारात्मक मीडिया कवरेज मिला है राष्ट्रीय स्तर पर, जो है कि काफ़ी समय, लंबे समय तक जो है कि आपराधिक राजनीति में उथल पुथल की घटनाएं, आपदा, बाढ़, इन सब चीज़ों की घटनाओं की प्रमुखता रही, जिसके कारण क्या हुआ कि बिहार की एक नकारात्मक छवि बन गई। जबकि विकास, कला, संस्कृति, ये सकारात्मक बदलाव को कम महत्व दिया गया। कई ऐसे सेक्टर हैं बिहार में, कई सोशल सेक्टर आपको दिख जाएंगे जिससे कि बिहार ने काफ़ी प्रगति कर लिया। जैसे कि बिहार में पुलिस बलों, महिला पुलिस बलों की संख्या देश में सबसे ज़्यादा है। बिहार में क्या कहते हैं, महिला एजुकेशन को लेकर के, जीविका दीदियों को लेकर के जो काम हुआ है, वो देश में शायद वैसा कहीं नहीं है। जो बिहार में महादलितों या दलितों का सामाजिक स्तर में उत्थान हुआ, आर्थिक स्तर से तो नहीं, लेकिन जो सामाजिक स्तर से उत्थान हुआ है, वो देश में देश के दूसरे राज्यों से कहीं बेहतर है। बिहार में कोई आपको ऐसी घटना ही नहीं देखेंगे कि जहाँ दलित को घोड़ी पर चढ़ने के, बारात के समय मूछ रखने से या बारात के निकालने के समय घोड़ी पर चढ़ने के कारण उसको उसकी हत्या कर दी जाती है, या उसके साथ कोई आपराधिक घटना होता है। ऐसा आपको नहीं दिखेगा इस तरीके से। लेकिन इन सारे चीज़ों को, और धीरे धीरे जब सुशासन के साथ वर्तमान सरकार काम कर रही थी, तो भी लंबे समय तक बिहार में बहुत विकास हुआ है, लेकिन उसकी छवि को सुधारने में टाइम लग रहा है। मीडिया में वो चीज़ें बहुत व्यापक स्तर पे नहीं आ पाता है। हमारा जो कल्चरल एम्बेसडर है उस तरीके से बहुत मजबूत नहीं है। हमारी जो फिल्मी रूढ़िवादिता भी है कि जो फिल्मों में बिहार को दिखाया भी गया है, तो काफ़ी ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला, आपराधिक पृष्ठभूमि वाला दिखाया जाता रहा है। भले ही हाल के वर्षों में इन सब चीज़ों में परिवर्तन आया है, लेकिन चाहे मीडिया में हो, चाहे फिल्म में हो, इन सब चीज़ों को प्रमुखता से नहीं उजागर करने के कारण जो बिहार की छवि गरीब राज्यों की बनी हुई, अन्य राज्यों में इतनी ख़राब बनी हुई है, वो बनी हुई है। जबकि हमने अन्य राज्यों की तुलना में बहुत सारे सेक्टर में बहुत बेहतर काम किया भी है। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है कि उदारीकरण के बावजूद बिहार में औद्योगिक विकास नहीं हुआ, क्यों? तो बताइए कि देखिए, उदारीकरण से पहले की स्थिति ऐसी थी कि बिहार राज्य हो या फिर गुजरात के कुछ इलाके जो बहुत विकसित नहीं थे, या अन्य जैसे कि आपका मध्य प्रदेश हो गया, या फिर और आप राज्यों को तुलना में ले सकते हैं।
चाहे वो आंध्र प्रदेश हो गया, कुछ इलाकों को छोड़ दें तो जितना डेवलप एक समय में पटना था उतना डेवलप तो इन सभी शहरों की भी राजधानियाँ थी, मध्य प्रदेश वगैरह की राजधानियों का भी तो वही हाल था। लेकिन वो आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के या फिर क्या कहते हैं इंडस्ट्री को लेकर के काफ़ी आगे निकल गया, जबकि बिहार पीछे छूट गया। हुआ क्या कि 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ तो धीरे धीरे अन्य राज्यों ने इंडस्ट्री को अपने यहाँ बुलाया, उनको इनवाइट किया, उनको सुविधाएं दी, इंडस्ट्री लगवाई। वहाँ के जो पॉलिटिकल विल थे, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, उन लोगों ने काम किया उनको लेकर के, और धीरे धीरे वो राज्य विकास के स्तर पे चले गए। राजस्थान वगैरह का भी बहुत कुछ शहर अच्छे थे, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। बिहार तो आज़ादी के बाद से तो टॉप 4-5 के राज्यों के नंबर में आता था, लेकिन धीरे धीरे आज के समय में 25-26 नंबर पे, जो कि सबसे बड़े राज्यों में से तो अंतिम नंबर पे चला गया है। तो ये उदारीकरण के बावजूद जो है कि बिहार उस समय औद्योगिक डेवलपमेंट को किसी भी तरीके से इनवाइट करने में अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर पाया। और उस 2000 ईस्वी में तो कोड़ में खाज वाली स्थिति बनी कि झारखंड का विभाजन हो गया। तो जो भी एक क्या कहते हैं हमारे पास मिनरल रिसोर्सेस थे जो इंडस्ट्री बाद में आ सकती थी, वो भी मिनरल रिच हमारा पूरा रूर इलाका ही चला गया झारखंड में। तो उसके कारण भी हमें एक दूसरा झटका, इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नेंस इशू बहुत लंबे समय तक रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महान दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए बिहार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है सरकार की। तो ये दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे एक एक करके। ये पूरा PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा, सारा एक एक करके ये दे दिया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में दिया गया है, किस किस सेक्टर पे इसको बिहार को फोकस करना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग हो गया, बुनियादी ढांचा और निर्माण हो गया, कौशल और स्वरोजगार हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, सेवा क्षेत्र जिसे कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सारी चीज़ों को एक जगह एकत्रित करके अगर बना बनाया मटेरियल मिल जाता है तो सिर्फ आपका काम क्या रहेगा, पढ़ना। अगर इसी क्वेश्चन के आंसर को आपको लिखना रहे या खुद से सोर्स क्रिएट करने रहे तो आपके पास ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है, आपको जहाँ से जो मटेरियल मिलते जाए बस उसको लेकर के पढ़ते चले जाइए और एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसके साथ साथ आप बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, इंटरव्यू दीजिए। और आपका इंटरव्यू का जो डेट है वो जनवरी में होने ही वाला है। आप जानते ही हैं कि 20 जनवरी के आसपास EDO के एग्ज़ाम के बाद जो है कि आपका इंटरव्यू होगा। तो सारी चीज़ें हैं ही इन्फॉर्मेशन में। बेस्ट ऑफ लक, मन से पढ़ते रहें।